हेलो गाइस। देखिए, हम आज एक अलग टॉपिक लेके आए हैं डिस्कशन के लिए। और ये जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं, जो कि कोर्सेज कंप्लीट कराने हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए उनकी डिमांड पे, उनके डाउट्स के आधार पे ही अभी लेक्चर वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो कि प्रोविजन देता है, प्रावधानित करता है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ठीक, देखिए बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे कि हम अगर देखें तो एमपीए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का जो सांसद होता है, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है, उनके लिए हमने कोई योग्यता ऐसी निर्धारित नहीं की है। हमने कहीं नहीं देखा है कि उनके नियुक्ति के लिए उनका लॉ नोइंग पर्सन होना यानी कि विधि का जानकार होना जरूरी हो। ठीक है, इस कारण से केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी अपने द्वारा पारित कानून के पहले भी और बाद में भी किसी न किसी समय विधिक सलाहकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस कारण से ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक, तो देखिए, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत का पहला नागरिक कहते हैं और राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसी तरीके से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महान्यायवादी, वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 76 को। इसमें आपको 4 सब क्लॉज पढ़ने हैं। ठीक, पहला जो इसका सब क्लॉज है आर्टिकल 76 का, वो बताता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। ठीक, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा और उसकी नियुक्ति के लिए उसमें मतलब किसी व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड सब क्लॉज हमको बताता है कि अटॉर्नी जनरल की क्या ड्यूटीज होंगी। ठीक, और सिमिलरली हम सब क्लॉज 3 और 4 पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला वाला जो सब क्लॉज है वो क्या बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नहीं नियुक्त कर देगा भारत के महान्यायवादी के पद पे, जो कि सर्वोच्च पद है, विधिक सलाहकार, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, नेशन का। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। ठीक है, क्वालिफाइड हो वो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट में की बात आ रही है तो इसके लिए आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल देखना पड़ेगा, आर्टिकल 124, जो कि बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन के बारे में, उसके स्थापना के बारे में बता रहा है आर्टिकल 124। तो देखिए, इसका जो सब क्लॉज 3 है, आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3, ये भी शर्त बता रहा है मतलब नियुक्ति के लिए, योग्यता के लिए। ठीक, तो इसमें 3-4 बातें आपको देखनी है। सबसे पहले कोई व्यक्ति जो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है या हो सकेगा, उसके लिए प्रथम शर्त यही है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसको सिटीजनशिप हो भारत की। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में, ध्यान दीजिएगा, एक उच्च न्यायालय में या फिर 2 या 2 से अधिक ऐसे ही न्यायालय में, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में उसने लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। ठीक, तो देखिए, आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अपना छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ पे है? बिलासपुर में है। तो बिलासपुर हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पे नियुक्त है लगातार 5 साल, पहले कभी 3 साल पद पे रहा हो, फिर मतलब गैप आ गया बीच में, बाद में फिर कभी 2 साल के लिए नियुक्त हुआ हो, तो हम उसको 5 वर्ष नहीं गिनेंगे, लगातार 5 वर्ष होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए टाइम में। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में भी वो लगातार 5 वर्ष वाली जो ये कंडीशन है उसको अगर पूरी करता है तो भी वो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र होगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो इसके लिए आप देखिए, जैसे कि उदाहरण लेते हैं यूनियन टेरिटरी, जो संघ राज्य क्षेत्र है चंडीगढ़, तो वो पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है। 2 राज्यों के लिए एक ही मतलब चंडीगढ़ में एक ही हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। ठीक है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी कोई अगर न्यायाधीश है, लगातार 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के पद पे कार्य किया है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नियुक्त हो सकता है न्यायाधीश के पद पे।
ठीक। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक उसने एडवोकेसी की हो, वकालत का व्यवसाय किया हो, तो ये इन तीनों चारों कंडीशन में वह न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो व्यक्ति ऐसे नियुक्त हो सकता है उसी व्यक्ति को हम नियुक्त करेंगे, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसके रूप में? अटॉर्नी जनरल के रूप में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब क्लॉज 1 में जो बात लिखी है नियुक्ति की, उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे अपॉइंटमेंट या नियुक्ति बोला जा रहा है उसका मतलब ये है कि सीधे सीधे उसको वह पद दिया जा रहा है। ठीक। यहाँ पे हम इलेक्शन या निर्वाचन की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ इलेक्शन वर्ड यूज हुआ है कहने का मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो उसके लिए आप और कोई नियम भी निर्धारित कर सकते हो। ठीक। लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट की बात है, मतलब कि किसी एक ही व्यक्ति को डायरेक्ट वहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। ठीक। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है सब क्लॉज 1 में कि हम यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा महान्यायवादी के तौर पे जो कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का पात्र हो जज के रूप में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भूतपूर्व न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश के पद पे कार्य कर रहा हो। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। ठीक है। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जिसमें अर्हता है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, उसी को नियुक्त किया जाएगा भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में। ठीक। अब देखिए सेकंड जो सब क्लॉज है उसका वो बता रहा है ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक। देखिए ड्यूटीज भी आपको देखनी है, चूंकि ये विधि सलाहकारी किसका है? केंद्र सरकार का है, इसलिए इसकी पहली ड्यूटी तो यही हो जाएगी कि टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सलाह देगा। उसके अलावा उसका दूसरा कार्य क्या हो सकता है? क्या दिया गया है इसमें कि यह प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पर निर्देशित किए गए किसी कार्यों को, ठीक है, रिफर्ड और असाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कार्यों को भी निर्वहन के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। ये उसका कर्तव्य है कि वो उसका पालन करे। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि अगर भारत के संविधान के अनुसार या फिर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, मतलब कि किसी टाइम पे कोई लॉ जो है, एक्ट जो है, इन्फोर्समेंट है जिसका, उसके तहत भी अगर कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी ऑब्लिगेट किया गया है, मतलब कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है भारत के महान्यायवादी को, क्योंकि वो उस पद पे है, इसलिए अगर कोई ड्यूटी दी गई है तो ऐसी कंडीशन में वो उसको भी फॉलो करने के लिए लायबल होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बात आती है कि जब आप दी यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि संघ के बारे में जो प्रोविजन दिया हुआ है उसको जब आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे आपको, जैसे हम सब क्लॉज 2 में क्या पढ़े, टू गिव एन एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये अटॉर्नी जनरल का क्या है? अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है। ठीक। तो ऐसा ही सेम रिलेटेड आर्टिकल हमको क्या क्या देखने को मिलता है? आर्टिकल 74, इसको हमने पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। आर्टिकल 74 किसके बारे में बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक। तो वहां पे हम राष्ट्रपति को सलाह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब 76 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए, भारत सरकार को सलाह देने के लिए। ठीक है। ऐसा ही सिमिलर आर्टिकल है आर्टिकल 143 जो आपको यूनियन जुडिशरी में पढ़ना है। ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को अगर किसी मामले में, मतलब जो विधि का मामला है, जो लॉ मैटर है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तो व्यापक महत्व का है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि राष्ट्रीय हित में या ऐसा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले, एक्नॉलेजमेंट ले। ठीक है। तो रिफर कर सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट को उसकी जानकारी में लाने के लिए, मतलब उससे सलाह लेने के लिए। ठीक है। तो उसकी सलाह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो है कार्य भी कर सकता है। अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 13 दिसंबर 2019 को CAA पारित हुआ। ठीक। कहने का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो पहले दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद सिर्फ बिल के ही रूप में था, वो एक्ट कब बनेगा? जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जब वहां पे जा रहा है, उनका जो बिल है वहां पे जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सोचे, ये चाहे कि ये तो बहुत बर्निंग इशू है, हो सकता है कि राष्ट्र की स्थिति थोड़ी बदल जाए अगर ये एक्ट के रूप में आ गया राष्ट्र में, तो ठीक है,
तो वो अगर ऐसी कंडीशन में चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं क्यों ना सलाह ले लूं, तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सलाह लेने के लिए उस मामले को रिफर कर सकता है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है, मतलब सब क्लॉज है, सॉरी, आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 3 है। वो क्या बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी न्यायालय हैं वहां सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये विधिक सलाहकार है, तो विधिक सलाहकार का क्या कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से पूरी जानकारी दे, विधि के मामले में पूरे उनके जो मतलब जैसी भी सहायता कर सकता है वैसी सहायता करे। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जहाँ पे भी कोई मामला है उससे रिलेटेड, मतलब केंद्र सरकार मान लो कोई एक पार्टी है, कोई एक पक्षकार है, तो ऐसे मामले में अटॉर्नी जनरल उस न्यायालय में जाएगा पक्षकार के तौर पे और केंद्र सरकार की ओर से जवाब दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि देखिए चूंकि ये केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसद का सदस्य माना जाए। ठीक, लेकिन संसद के सदस्य के ही जैसे वह संसद की मीटिंग्स में, मतलब बैठकों में वह सदस्य के रूप में, सदस्य बन के नहीं, सदस्य के रूप में कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकता है, वह सदन में बोल भी सकता है। लेकिन जहाँ पे बात वोटिंग की आएगी तो चूंकि वो सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हुआ है, इसलिए वो किसी मामले पे वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसका सब क्लॉज 4 है वो क्या बोल रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाएगी, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होगी। ठीक है, तो ये जो हम प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मतलब जो नियुक्त कर रहा है, जो सुपीरियर बॉडी है, उसकी जब तक इच्छा है तब तक ही वो पद पे रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि महान्यायवादी का कोई भी टर्म पीरियड नहीं है, कोई भी कार्यकाल नहीं है। जैसे हम किसी और संवैधानिक पद में देख रहे हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो वैसा कंडीशन यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के नियुक्त रहेगा। ठीक, लेकिन इसके पहले भी अगर चाहे, अगर वो त्याग पत्र देना चाहे तो प्रेसिडेंट को लिखित में त्याग पत्र दे सकता है, या फिर जिन्होंने इसकी नियुक्ति की सिफारिश की थी राष्ट्रपति से, मतलब कि केंद्र सरकार ने चाहा था राष्ट्रपति से कि हमको विधिक सलाहकार चाहिए तो किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, तो जो केंद्र सरकार है वो अगर सिफारिश करे, अनुमोदन करे प्रेसिडेंट से कि अब हमको वैसी सलाह नहीं मिल रही है अब हमारे विधि अधिकारी से, तो उस कंडीशन में भी केंद्र सरकार की सिफारिश पे राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 310 है संविधान का अनुच्छेद 310 ये बताता है प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के बारे में। देखिए इसके अलावा एक चीज इसमें ये भी ध्यान देना है कि इसके जो रिम्यूनरेशन है, मतलब इसका जो पारिश्रमिक है वो कौन निर्धारित करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और दूसरे संवैधानिक पदों में अगर आप देखेंगे तो वो जो है संसद निर्धारित करती है, या राज्य संसद निर्धारित करेगी, या राज्य विधानमंडल निर्धारित करती है वेतन भत्तों को, पारिश्रमिक को। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक कंफ्यूज करने वाली चीज है, तो आपको याद रखना है कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है महान्यायवादी की, उसको हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति, और उसके जो पारिश्रमिक हैं उसको भी निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो राज्य के संदर्भ में जो उसका महाधिवक्ता है या राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भी इसके जैसा ही है, यूनियन के जैसा, तो उस पर एक और लेक्चर वीडियो लाएंगे। थैंक यू।